आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। सुप्रिया सिंह जी हमारे साथ हैं। आप जानते हैं सब PWC के हमारे मेंबर हैं और हमारे जो मीडिया सोशल मीडिया की वो चेयरमैन भी है। और पिछले कई दिनों से मीडिया में कांग्रेस को लेकर मुद्दों को लेकर बात कर रही है। आज ये देश चुनाव के मुहाने पर है, चुनाव की दहलीज पर है। 2 चरण हो चुके हैं, 5 चरण बाकी हैं। कुछ बड़े संदेश 2 चरणों से आ चुके हैं, कुछ मुद्दे बड़े बन चुके हैं, कुछ बेफिक्री के मुद्दे चल रहे हैं। आप लोग सब लोग बैठ जाए। तो जरूरी है कि उन मुद्दों पर चर्चा हो जो असल मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने मैनिफेस्टो पर हमने क्यों और क्या किया और किस उद्देश्य से किया उस पर जरूर पहले 2 मिनट बोलना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर 4,500 किलोमीटर पैदल चले। वो मणिपुर से मुंबई एक यात्रा करते हैं। वो मणिपुर जिसको आज 4 तारीख है और आज 1 साल हो गया मणिपुर की हिंसा भड़के हुए। आज भी हजारों की तादाद में लोग राहत कैंप में रह रहे हैं। आज भी आदमखोरों की भीड़ ने जो औरतों के साथ किया वो सबके सामने है। जो चार्जशीट सामने आई है उसमें पता चलता है कि वो 2 मजबूर औरतें पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठती हैं और इस आशा से बैठती हैं कि पुलिस वाला गाड़ी आगे बढ़ा देगा। लेकिन बजाय गाड़ी आगे बढ़ाने के पुलिस वाले उसमें से उतर के भाग जाते हैं और उन 2 औरतों को आदमखोर की भीड़ के हवाले कर देते हैं। और बीरेंद्र सिंह की वो पुलिस भी बरकरार है और बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री भी बरकरार है। और 1 साल बाद इस देश का एक हिस्सा मणिपुर रो रो कर चीख चीख कर आंखों में आंसू लेकर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। लेकिन 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री का कलेजा चूहे का आज भी वो वहां जा नहीं पाए। आज भी वो मणिपुर के आंसू नहीं पहुंच पाए। वो अमेरिका से ग्रीस और ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका घुमाएंगे, देश के हर कोने में चले जाएंगे, प्रचार करने के लिए कह दीजिए तो गली खोली में भी घुस जाएंगे। लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत इस देश के प्रधानमंत्री में नहीं है। और ये वाकई में दर्द की बात है, ये दुख की बात है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है और आज भी इस देश का प्रधानमंत्री 1 साल बाद मणिपुर नहीं जा सका। उस मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी ने यात्रा की और कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई जब वो चले तो वो लाखों करोड़ों अजनबियों से, हर वर्ग, हर उम्र, हर पेशे के लोगों से मिले। वो आप जैसे युवाओं से मिले, वृद्धों से मिले, महिलाओं से मिले, पुरुषों से मिले, हर समाज, हर तबके, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोगों से मिले। उनकी बातें सुनी, उनकी क्या आशाएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपनी सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये सुना, ये समझा। उनके क्या दर्द है, उनकी क्या दुख है, उनकी क्या तकलीफें हैं, उनकी क्या आशंकाएं हैं, ये भी सुना। और उसके बाद 48 पन्नों का हमारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ, जिस मैनिफेस्टो में इस देश के युवाओं की, इस देश की महिलाओं की, इस देश के किसानों की, इस देश के श्रमिकों की, इस देश के जवानों की, इस देश के सैनिकों की, इस देश के उन लोगों की जो हाशिए पर है, उनकी छाप है। इस पर छाप है सरहद पर तैनात उस जवान की, इस पर छाप है इस गर्मी में अपने खेत में फसल उगाते उस किसान की, इसमें छाप है उस युवा की जो नौकरी की गुहार लगा रहा है, इसमें छाप है उस महिला की जो उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही है। 5 बड़े स्तंभ हमारे मैनिफेस्टो के हैं: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम जुमले नहीं फेंकते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं जो हो सकती है।
हमने अध्ययन किया, हमने बजट पढ़े, हमने देखा किस चीज के लिए कितना बजट चाहिए होगा, कहां से पैसा आ सकता है, क्या प्राथमिकता है, और फिर हमने वादा किया है। और मैं क्रमवार तरीके से अपने सारे न्यायों पर बोल देती हूँ 2 मिनट। युवा न्याय में, और ये हर चीज जो हमने की है, ये 10 साल में उपजी हर उस समस्या का जवाब है जो नरेंद्र मोदी की सरकार की अकर्मण्यता, उनकी विफलता का जीता जागता सबूत है। इस देश में 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। अगर आप पत्थर भी कहीं फेंक कर पूछिएगा समस्या क्या है, तो 1 से 10 नंबर की समस्या बेरोजगारी है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री से कहिए बेरोजगारी है, तो वो कहते हैं पकौड़ा तल लो। साहब पकौड़ा भी तल लेंगे, लेकिन पकौड़ा तलने का तेल जो 90 पर था, वो भी आप 220 पर ले आए। जो गैस 400 की थी, उसको भी 1100 पार करा दिया। आटा और दही पर भी जीएसटी लगा दिया, तो पकौड़ा तलने में भी दिक्कत है साहब। बेरोजगारी जिस देश में समस्या है, वहां पर रोजगार की कोई बात ही नहीं हो रही है। 10 साल बाद सरकार में रहने के बाद सरकार को अपना ब्यौरा देना चाहिए, अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, दिखाना चाहिए हमने ये काम किया है, ये कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके मुद्दे पर आपसे वोट मांगते हैं। सरकार निर्भटा सन्नाटा। मोदी जी को म से महंगाई, म से मणिपुर, म से महिला सुरक्षा नहीं नजर आ रही है। उनको म से मुस्लिम लीग, म से मीट, म से मछली, म से मुर्गा। ये क्या हो गया देश के प्रधानमंत्री को? 10 साल सत्ता में रहने के बाद क्या उम्र हावी हो गई है इस देश के प्रधानमंत्री पर? आज सवाल इस बात का है। लेकिन मैं वापस अपने मैनिफेस्टो पर जाऊंगी। हमें लगा बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है कि 6 महीने के अंदर 30 लाख जो रिक्त सरकारी पद है उनको भरेंगे। जो लोग इम्तिहान देते हैं उत्तर भारत में, आप में से जो कुछ उत्तर भारतीय होंगे वो जानते हैं, हिंदी हार्टलेट की बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक। माँ बाप एक रोटी रात की कम खाते कि बच्चा पढ़ जाए, बच्चा पढ़ देता है, गाजर पूरी की तरह बसों ट्रेनों में ठूस कर जाता है, एग्जाम देता है, पता चलता है इम्तिहान का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे जिससे हाड़ कांप जाए उन लोगों की जो पेपर लीक करना चाहते हैं। हमारी बात है कि हम 1 साल के लिए डिग्री और डिप्लोमा धारकों को स्टाइपेंड देंगे। अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8500 रुपए महीने का एक स्टाइपेंड देंगे, जिसका लाभ डिग्री और डिप्लोमा धारक उठा सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि हम सेना को भाड़े पर नहीं चलने देंगे। सेना का काम ठेके पर नहीं हो सकता है। इस देश की भूभागीय अखंडता के लिए जो लड़का जैसलमेर की रेत में, तपती रेत में खड़ा है, जो सैनिक सियाचिन की हड्डी गलाने वाली ठंड में खड़ा है, जो चिरापुंजी की वर्षा में खड़ा है, वो भाड़े पर, वो ठेके पर नहीं खड़ा है। वो अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है। और ऐसे लोगों को आप कहते हैं 4 साल की नौकरी देंगे। कितनी विडंबना है। 73 साल का प्रधानमंत्री आपसे 5 साल और मांग रहा है, और देश के 24 साल के युवा को कह रहा है तुम्हें 24 में रिटायर कर दूंगा। ये कहां का न्याय है? तो हम अग्निवीर को पूरी तरह से खत्म करेंगे, और उसकी जगह जैसे पुरानी बहाली होती थी, पुरानी नियुक्ति होती थी सेना में, वो नियुक्ति करेंगे। ये युवा न्याय का स्तंभ है। मैं नारी न्याय के बारे में बात करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री के भाषणों में आपको नारी अभिवादन, नारी वंदन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी बातें सुनाई देती। लेकिन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मैसूरू में थे। वो वोट मांग रहे थे प्रज्वल रेवन्ना के लिए। प्रज्वल रेवन्ना उनका और जेडीएस का संयुक्त उम्मीदवार है। प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा का पौत्र है। प्रज्वल रेवन्ना एक राक्षस है, एक दरिंदा है। 3000 से ज्यादा जिसके वीडियो है, जिसने कितनी ही महिलाओं का यौन शोषण किया, मास रेप किया है उसने महिलाओं का, और उनको रिकॉर्ड किया है। सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी तबाह की है। उसमें नाबालिग बच्चियां हैं, उसमें 63 साल की एक औरत है जो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही है, मेरे साथ ऐसा मत कर। उसके घर में काम करने वाली औरतें, उसकी पार्टी की कार्यकर्ता, उसकी पार्टी की जिला पंचायत की सदस्य। ये कैसा दरिंदा है?
और क्या मोदी जी को इसके बारे में पता नहीं था? मोदी जी सब जानते थे। वो जानते थे क्योंकि मोदी जी के पार्टी के नेता ने दिसंबर में उनको, अमित शाह को और नड्डा को चिट्ठी लिखकर इसके बारे में अवगत कराया था। देवराज गौड़ा ने जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अमित शाह मैसूरू में फरवरी और मार्च में थे। वहां पर एसटी रामास्वामी और तमाम विधायकों और पूर्व विधायकों ने कहा था ऐसे आदमी को अपना उम्मीदवार मत बनाइए, ये दरिंदा है, ये राक्षस है। उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया, और सिर्फ उम्मीदवार नहीं बनाया, मंच साझा किया, प्रशंसा की, उसकी पीठ थपथपाई और लोगों से कहा एक एक वोट जो आप प्रज्वल रेवन्ना को देंगे उससे मेरी मजबूती होगी। यह है इस देश का प्रधानमंत्री। इस देश का प्रधानमंत्री मेडल आने पर कहता है ये लड़कियां मेरे घर की बेटी है, और जब उन लड़कियों के ऊपर कोई हाथ उठाता है, जब उन लड़कियों का यौन शोषण होता है, तो प्रधानमंत्री यौन शोषण करने वाले के साथ खड़े होते हैं, लड़कियों को सड़कों पे घसीटने देते हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर पर 36 सेकंड बोलते हैं। यह है इस देश का प्रधानमंत्री, और इसलिए जरूरी है कि आधी आबादी की बात की जाए। महिलाओं की सुरक्षा एक मुद्दा है और उनको स्वावलंबी बनाना उसी का हिस्सा है। जितनी महिलाएं नौकरी में आएंगी, जितनी महिलाएं वर्कफोर्स में आएंगी, जितनी महिलाएं कामकाज करेंगी, उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। इसीलिए हमने एक लीप ऑफ फेथ, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम आधी से ज्यादा 50% सरकारी नौकरियां जो आएंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगे। हम महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, जो कर्नाटक और तेलंगाना में बहुत अच्छे से चल रही है, गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में 8500 रुपया महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का डालेंगे, जिससे वो समृद्ध बनेगी, उनकी परिवारों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा। हम मैत्री, अधिकार मैत्री की बात कर रहे हैं। कितने ही कांड हो जाते हैं गांवों में, तहसीलों में, हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो महिलाओं को उनके हक की बात बताएगी, जो महिलाओं को बताएगी उनके कानूनी अधिकार क्या है। और अब मैं बात करना चाहती हूँ किसान न्याय की। ये देश अन्नदाताओं का देश है। इस देश में नारा दिया गया जय जवान जय किसान। इस देश में किसान को देखकर सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि हमारे और आपसे ज्यादा कलेजा, ज्यादा कुव्वत और ज्यादा साहस एक किसान में होता है। वो फसल बोता है, फसल की सुरक्षा करता है, और उसके बाद जब आंधी आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है और फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है, तो वो घबरा कर भागता नहीं है। वो धरती का कलेजा फाड़कर फिर से फसल बोता है और हमारा और आपका पेट काटता है। उस किसान की एक मांग है, और वो मांग है एमएसपी की। इस देश के प्रधानमंत्री ने 700 किसान शहीद होने दिए अपने अहंकार, अपने दम के चलते, काले कानून लाकर। और फिर जब नाक रगड़ के कानून वापस किया गया और उनके ही साथी ने, सतपाल मलिक ने कहा 700 किसानों की शहादत हुई है, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। किसान फिर से दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली हमारी, आपकी, किसानों की, मजदूरों की उतनी ही है जितनी सत्ता में बैठे हुए लोगों की। उन किसानों के रास्ते खुदवा दिए, उनकी सड़कों पर कीले गुड़वा दी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। कौन है ये किसान? ये सिर्फ अन्नदाता नहीं है, ये उन जवानों के, उन सैनिकों के माता और पिता हैं जो सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। जब उनके शव तिरंगे में लिपट कर वापस आते हैं, तो किसान ये नहीं कहता है ये क्या हो गया। किसान कहता है फक्र है कि इस देश की रक्षा करने पर तुम शहीद हो गए। उस किसान पर आपने लाठियां बरसाई हैं, उस किसान को आपके लोगों ने मवाली, गुंडा और आतंकवादी कहा है। तो हम ये वादा करते हैं किसानों से कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, लीगल गारंटी देंगे, खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे, जो खेती पर बीज, कीटनाशक, खेती के उपकरण पर जीएसटी लगता है उससे मुक्त करेंगे। और हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं, किसानों का माफ करेंगे। किसानों की कर्जा माफी कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने पहले भी करी है और दोबारा से भी करेंगे। इस देश में हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कर्जे का इतना बोझ है। श्रमिकों की बात करना चाहती हूं, यह हमारा चौथा स्तंभ है और यह बात करनी जरूरी है। श्रमिकों की बात मैं ये जरूर कहूंगी कि जब कोविड आया
और मुंबई से तमाम जगहों पर जहां पर लोग काम करने आते हैं, 24 घंटे के अंदर तुगलकी फरमान आ गया, घर चले जाओ वापस। लोग पैदल सड़कों पर चिलचिलाती धूप में पैरों में फफोले लिए, छाले लिए, अपने घर वालों के हाथ पकड़ के पैदल चल रहे थे। वो कौन लोग थे? वो इस देश का हिस्सा नहीं, वो गरीब, वो मजदूर जो अपने हाथों से इस देश को बनाता है, उसको आपने पैदल सड़कों पे चलवाया। उन श्रमिकों के लिए हम वादा करते हैं कि मनरेगा से हमने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली थी, अब हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए करने जा रहे हैं प्रतिदिन का। हम उन श्रमिकों से और इस देश के लोगों से वादा करते हैं कि हम जरूर गिग वर्कर्स के लिए, जो जोमैटो स्विगी टाइप के लड़के हैं, जो पलक झपकते ही आपका सामान, आपका खाना पीना लाकर आपके घर पहुंचाते हैं, कभी सोचा है अगर तेज चलाने में उनकी गाड़ी टकरा जाए, उनका पैर टूट जाए तो उनके परिवारों का क्या होगा? उन गिग वर्कर्स के लिए हम सामाजिक सुरक्षा की स्कीम लाना चाहते हैं और इस देश में हम 25 लाख की वो हेल्थ योजना लाना चाहते हैं जिसमें इलाज, जिसमें टेस्ट, जिसमें दवाइयां मिले। ऐसी योजना हमने राजस्थान में शुरू की थी और आज भी चल रही है। और अंत में मैं बात करूंगी हिस्सेदारी की, और हिस्सेदारी की बात करना जरूरी है। हिस्सेदारी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुम डरते नहीं तो तुम गिनती करते। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? और मेरे नेता बिल्कुल सही कहते हैं। मेरे नेता कहते हैं कि अगर एक्सरे नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा लोग कितने हैं? आपके पैर में चोट लग जाए तो एक डॉक्टर ये निर्णय कैसे करेगा कि इस पर प्लास्टर चढ़ेगा या इस पर बैंडेज लगेगा या इसकी फिजियोथेरेपी होगी या इसको ठंडे पानी से सेका जाएगा? ये निर्णय वो एक्सरे करने पर करता है, क्योंकि एक्सरे बताता है कि लिगामेंट रप्चर हुआ है, कि हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, कि हड्डी टूटी है, कि मसल टेयर हो गया है। तो ये एक्सरे करना समाज का जरूरी है और इससे ही पता चलेगा कि कितने लोग दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं और कितने गरीब सामान्य वर्ग के भी लोग हैं जिनको सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है। कितने गरीब हैं वो, कितनी उनकी जनसंख्या है, उनको नीतियों का लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये पता करना जरूरी है। और जब ये पता चलेगा तभी नीति निर्माण होगा और इस नीति निर्माण के लिए हम गिनती कराएंगे, हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम कहते हैं जो हाशिए पर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना जरूरी है। 76 साल बाद आजादी के एक आदिवासी के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब नहीं कर सकता है। अगर आदिवासी समृद्ध होता, अगर आदिवासी मुख्य धारा में शामिल होता तो उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम जंगल चले जाओ। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हो और उसको जब भरी आंखों से कहता है हम जंगल से निकल के आपके बगल में क्या बैठ गए, आपके कपड़े मैले हो गए। ये असलियत है सरकार की। 10 सालों में आपने एक दलित राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उस दलित राष्ट्रपति को आपने पार्लियामेंट के शिलान्यास के लिए नहीं बुलाया। आर्टिकल 5 कहता है इस देश का पार्लियामेंट मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपने राष्ट्रपति को शिलान्यास के लिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित था। इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आपने पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुलाया, पार्लियामेंट के शिलान्यास में दलित को नहीं बुलाया, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन पर आपने महिला आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि ओहदे में, पद में, प्रोटोकॉल में वो आपसे ऊंची है, वो प्रथम नागरिक है इस देश की, उनका पहला हक है उस सदन पर। और उसके बाद भी उनको नहीं बुलाया, न राम मंदिर में बुलाया, न वहां बुलाया। ये आपकी असली सोच है, ये आपकी दलित विरोधी, ये आपकी आदिवासी विरोधी सोच है। क्योंकि अगर कोई और आ जाता तो वो ओहदे में आपसे ऊपर होता, प्रोटोकॉल में आपसे ऊपर होता, सारे कैमरे में आप कैसे छाए रहे। तो जरूरी है कि जिनकी 80%, 85% आबादी है वो मुख्य धारा का हिस्सा बने, उन गरीबों तक भी ये हिस्सा पहुंचे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के हैं लेकिन उनको फायदा नहीं मिल रहा है। और इसलिए हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो ये मैंने अपनी बात करी और मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल बाद इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद आज जब प्रधानमंत्री चुनावी रैली में जाते हैं, आज भी सिर्फ कांग्रेस को कोसिएगा, आज भी सिर्फ नेहरू का रोना रोइएगा, आज भी सिर्फ राहुल गांधी के नाम की माला जपिएगा। अरे कोई तो अपना काम बताइए जो आपने किया है, कोई तो अपनी उपलब्धि बताइए, कोई तो भविष्य की रणनीति बताइए। नील बटा सन्नाटा, पूरी सरकार
सिर्फ कांग्रेस को अटैक करो, कांग्रेस की माला जपो। आप जितनी कांग्रेस की बात करते हैं उतने लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सच है कि 2 चरण के मतदान के बाद एक चीज बिल्कुल साफ हो चुकी है, आपका दम और आपका अहंकार ये देश तोड़ते जा रहा है। ये देश समझ चुका है कि जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो असल में इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए देश ने आपके खिलाफ वोट डाला है। आप लाख संस्थाओं को अपना बना लीजिए, आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लाख हर संस्था को अपना फ्रंटल बना के काम कीजिए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इस देश के लोगों में, लोकतंत्र में ताकत है और वो बड़े बड़ों को निस्सुनाबूद करते हैं। जब कोई गलत करता है तो वो सबक सिखाते हैं, हमें भी सिखाया, और आपको तो ऐसा सबक सिखाने जा रही है जनता जिसकी आहट आपको है, इसलिए आप ये भाषा बोल रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है संविधान की, जो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलता है, वो ऐसी गंदी घिनौनी बातें करता है, वो इस देश की महिलाओं का, और यहां पर ब्याहताएं हैं, उनके मंगलसूत्र की बात करता है। आप क्या जाने दाम्पत्य का सूत्र, आप क्या जाने मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत, क्योंकि आपने वो धर्म नहीं निभाया। लेकिन जो करोड़ों लाखों लोग दाम्पत्य के सूत्र को निभाते हैं, जो एक दूसरे के साथी बनकर, एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहते हैं, उनको आपने तिरस्कृत किया है, उनको आपने अपमानित किया है। एक औरत का मंगलसूत्र सिर्फ सोने की चेन या उसमें लगी टिकड़ी नहीं होती है, एक औरत का मंगलसूत्र उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। एक औरत जब किसी आदमी की नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है तो वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने दाम्पत्य के धर्म से हटती नहीं, उसका आपने अपमान किया। क्या कहते हैं आप? कांग्रेस आपका कमरा ले लेगी, कांग्रेस आपकी गाय ले लेगी, कांग्रेस आपका मंगलसूत्र ले लेगी। 55 साल सत्ता चलाई है कांग्रेस ने, और 55 साल में कांग्रेस ने लोगों को समृद्ध बनाया है। जब हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला तो हमने किसी की जेब से एक नया पैसा नहीं लिया। हमने नीतियां ऐसी बनाई कि लखपति करोड़पति बने, हमने नीतियां ऐसी बनाई कि गरीब अमीर बने, हमने नीतियां ऐसी बनाई कि 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकले। आपकी नीतियों का नतीजा है कि अमीर और अमीर होता गया। आपकी नीतियों का नतीजा है कि 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर रहती है। आपकी नीतियों का नतीजा है कि 2 युवा और 2 किसान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। आपकी नीतियों का नतीजा है कि अगर इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन ना दीजिए तो वो लोग भूखमरी से मर जाएं। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए। तो कांग्रेस के बारे में भ्रांति और भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए, अपनी बातें कीजिए। और मुंबई और महाराष्ट्र में हूं तो यहाँ की बात ना हो वो गलत होगा, यहाँ की बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जो लोग मुंबई में मुंह पर और नाक पर रुमाल रखते हैं क्योंकि उनको कोयले के क्षेत्र में बदबू आती है, वो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे? कोयली जो इस जगह के असली मूल निवासी हैं, उनसे आपको घिन आती है, उनसे आपको बदबू आती है, और आप चले नुमाइंदगी करने। ये है वो लोग, और ये है इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। जब तक हमारी सरकार रही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुंबई आते रहे। हमारी सरकार क्या गई, सबका सब गुजरात चला गया। चाहे वो टाटा एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे वो फॉक्सकॉन हो, चाहे वो वेदांता हो, बड़े बड़े धंधे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने मुंबई से, महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात। ये कैसा न्याय है? और क्या कर रहे हैं आपके स्टेफनी के चीफ मिनिस्टर और उनके 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं महाराष्ट्र और मुंबई का हक मांग पा रहे हैं? क्यों नहीं खड़े हो जाते और कहते हैं कि नहीं, ये निवेश यहाँ के लिए आया है, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी इस निवेश से, आप इसको गुजरात लेकर नहीं जा सकते? क्यों नहीं कह पाते हैं ये लोग? क्योंकि ये रात की चोरी में, ये रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री बने, ये चोरी से मुख्यमंत्री बने, ये चोरी की डाके की सरकार है। और इसको ऐसा सबक सिखाएगी जनता। जिन लोगों ने अपनों की पीठों पे छुरा घोंपा है, जिन्होंने अपनों की पार्टियों को बर्बाद करने का काम प्रयास किया, उनकी पीठ पे ये जनता छुरा घोंपेगी और बताएगी कि ये चीज महाराष्ट्र की जनता शिवाजी की भूमि नहीं सहेगी। जिस धारावी को हम बचाना चाहते थे
वहां भी अडानी को घुसाने का काम इन्हीं पूंजीपतियों ने किया है। ये जनता नहीं सहेगी। जनता अपने वोट की चोट से अपने 10 साल के विकास का हिसाब मांगेगी, आपसे सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना मत दीजिए। उसके बाद भी उन्होंने वो कानून बदला और अडानी को एयरपोर्ट दिया। उसके बाद उनको नजर आता है कि कैसे वो उसी अडानी के हवाई जहाज पे घूमते हैं, कैसे वो विदेशी दौरों पर जाते हैं, जब वापस आते हैं अडानी को वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, कैसे गरीबों को गरीब बनाया जाता है, उनकी आय कम होती है। 1600 करोड़ रुपए का मित्र दिन के कमाता है, हमारा किसान 27 रुपए कमाता है। तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर एक शब्द बोल सकते हैं? मोदी जी भ्रष्टाचार पर बोल सकते हैं कि अडानी पर डरते क्यों हैं? अब तो सेबी ने भी बोल दिया कि सारी शेल कंपनीज अडानी की थी, मोदी क्यों नहीं करा पाए जांच? क्यों डरते हैं? ये जो मोदी अडानी का महाघोटाला है वो एक दूसरे के अब से एक दूसरे के पूरक है, ये असलियत है। इस देश में इतना बड़ा आरोप लगा, विश्व के लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं, विश्व की एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हुआ, कितनी शेल कंपनी थी। प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री एक आदमी खड़ा होता है सदन में और आपकी बखिया उधेड़कर आपकी असलियत दिखा देता है देश को। राहुल गांधी, आप षड्यंत्र रच के उसकी सदस्यता छीन लेते और आपको लगता है वो डर कर बैठ जाएगा। वो राहुल गांधी है, उसने इस देश के 4500 किलोमीटर पैदल नाप दिए और वो तैयार था कि उसकी सफेद शर्ट लहू से लाल हो जाए। उसको आप और आपका तंत्र नहीं जला सकता है। आपकी बखिया तो उधड़नी शुरू हो गई है। आपके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं सब सामने आ रहे हैं, चाहे वो अडानी का घोटाला हो, चाहे वो तमाम इश्यूज हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो हेर फेर किया गया, सब सामने आ रहा है। मुंबई में रहते हुए मेरा सवाल है कि मुंबई और महाराष्ट्र के धंधा पानी कारोबार, चाहे वो डायमंड की बात हो, आप गुजरात क्यों ले जा रहे हैं? आप मुंबई पर ताला लगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? सवाल इस बात का, और ये मुंबई के लोग पूछ रहे हैं। मैम, प्रचार के दौरान निराधार आरोप है। बीआरएस की सरकार ने एक प्रोब करी थी, उसकी इनिशियल रिपोर्ट थी, वही उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत करी और इससे वो बंद हो गया। हमारी सरकार ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने इस बात को पुष्टि कर दी है कि हम दोबारा से वो मामला खोलेंगे, पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि रोहित वेमुला की जो मौत है, रोहित वेमुला का जो दर्दनाक मौत है, वो जाया नहीं हो सकती। और वो कहानी तमाम दलितों की, तमाम आदिवासियों की, तमाम वंचित शोषित समाज के बच्चों की है, जिनको उनका हक नहीं मिलता है, जिनको उनको समाज में वो जगह नहीं मिलती जिसको वो डिजर्व करते हैं। हमारी सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि हम रीओपन करेंगे केस को। बीआरएस की सरकार ने ये गलत पाप किया था, हम रीओपन करेंगे और उसकी पुनः से समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस की विचारधारा को समझना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं। वो हमारी विचारधारा को तभी समझ सकते हैं अगर वो इस देश को समझते। अगर वो गांधी के साथ खड़े होते तो वो हमारी विचारधारा को समझ जाते। जब वो राम की भी बात करते हैं तो वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, हम सबके आराध्य श्री राम की बात नहीं करते, वो नाथू राम की बात करते हैं, वो इस देश को विभाजित करने की बात करते हैं। तो आता है और ये बहुत निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है जहां पर कुछ सीटें जीतनी है, कुछ हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है ये बहुत निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि ये देश लोकतांत्रिक रहेगा या नहीं रहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या इस देश में कुछ लोगों को दोयम दर्जा मिल जाएगा और कुछ अग्रणी बने रहेंगे। ये चुनाव तय करेगा कि क्या यहाँ पर गरीबों और मुस्लिमों की बातें सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।